看到了，那里就是森林的中心。那个封印被解开了，我们没办法巩固封印。胆敢擅闯冰火两仪眼！हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि टीचर शुआन जो थे वो आ चुके होते हैं टैंक सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए। और ये सुनने के बाद यूहा और उसकी टीम बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि टीचर शुआन उनके साथ में अब यहाँ पर रहेंगे, जिसके साथ ही वांग शाओजी बेई बेई के साथ में फ़ाइट स्टार्ट करना भी शुरू कर दिया था और दोनों ही एक दूसरे के साथ में काफ़ी अच्छे लेवल पे फ़ाइट कर रहे होते हैं। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और वांग शाओजी को देखते हैं जो कि अभी खड़ा हुआ था और अब अपनी सोर्ड को ले रहा होता है। सोर्ड जो थी वो धीरे धीरे करके काफ़ी ज़्यादा ह्यूज हो रही होती है और उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी बाहर निकल रही थी। यूहाओ तो कह रहा होता है कि इसको अंडर एस्टिमेट करना एकदम ही बेकार रहेगा और अब वो 2 सोर्ड को होल्ड करता है, जिसके साथ ही उसके अंदर से अल्टीमेट पावर रिलीज़ होती है। और अब यहाँ पर एक डोमेन क्रिएट होने लगा था। ये डोमेन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और बेई बेई भी यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहा होता है कि असल में ये डोमेन अगर कंप्लीट हो जाएगा तो इससे बेई बेई को काफ़ी नुकसान होगा और इस डोमेन की चपट में आने से बेई बेई की स्पीड भी थोड़ी कम हो रही होती है। इसका फ़ायदा यहाँ पर सबसे ज़्यादा वांग शाओजी को हो रहा था और उसने सोर्ड अटैक करते हुए बेई बेई के हैंड पे अटैक कर दिया था, जिसके चलते उसे एक कट लगता है। बेई बेई अब उससे बचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अब वांग शाओजी उसके ऊपर भारी पड़ रहा था और वो एक बार फिर से अपनी सोर्ड लेके अटैक करने लगता है। लेकिन इतनी ही देर में बेई बेई को भी गुस्सा आ गया था। वो अपने आइस हैंड का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही वांग शाओजी के ऊपर अटैक करता है और उसे कैसे भी करके हराना चाह रहा था। लेकिन तभी वांग शाओजी भी उसके ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्लैश अटैक करता है और ये एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक होने वाला था। वो अपनी एक सोर्ड को अपने माउथ के अंदर ग्रेप कर लेता है और फिर उसके बाद एक बार फिर से फाइट करने लगा था। हमें देखने के लिए मिलता है कि उसका स्पिरिचुअल रियम बाकी के लोगों के मुकाबले काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रो हो रहा होता और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा था। तभी यहाँ पर सारे ही लोग उसकी तारीफ़ करने लग जाते हैं और कह रहे थे कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहा है। लेकिन तभी बेई बेई उससे कह रहा होता है कि तुम्हारे लिए फिर भी मुश्किल है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो तुरंत ही लाइट होली ड्रैगन की प्योरीफिकेशन पावर का इस्तेमाल करता है और ओवरलोड थंडर पावर को समन करते हुए अब एक काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीके से उसके पीछे एक फॉर्मेशन को समन करता है, जो कि एक थंडर ड्रैगन स्वीप थी, जिसके साथ ही जो ड्रैगन होता है वो काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा था। जैसे ही बेई बेई अपने पंच के थ्रू अटैक करने वाला होता है, इतनी ही देर के अंदर वांग शाओजी को देखते हैं जो कि अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करता है और साथ ही अपनी सोर्ड एक बार फिर से वो उसे मॉडिफाई करने लग जाता है। एक तरफ तो यहाँ पर बेई बेई की पावर थी और दूसरी तरफ वांग शाओजी, दोनों ही एक दूसरे से कड़ी टक्कर ले रहे थे और आसपास काफ़ी ज़्यादा ऑरा भी रिलीज़ हो रहा होता है। दोनों ने अपनी पूरी कोशिश लगा ली थी कि कैसे भी करके अब बस एक दूसरे को पीछे हटाना ही है, जिसके चलते ह्यूज अमाउंट के अंदर आसपास काफ़ी ज़्यादा एनर्जी फैल रही होती है और सारे ही लोग इस एनर्जी को देख के शौक थे। जिसके बाद यूहा और बाकी सारे लोग जैसे ही अपनी आइस पर से हाथ हटाते हैं तो सभी नोटिस करते हैं कि यहाँ पर वांग शाओजी और बेई बेई दोनों ही अपनी अपनी साइड को हैं। लेकिन अब वांग शाओजी को देखते हैं जो कि तुरंत ही यहाँ पर कह रहा होता है कि मैंने हार मान ली है, क्योंकि असल में उसने अपनी फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल कर लिया था। उसके हेयर भी पहले ग्रे हो चुके थे, जो कि इस बात की निशानी को जाहिर कर रहे होते हैं कि वांग शाओजी ने अपना फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल किया है। लेकिन उसके बावजूद भी वो यहाँ पर बेई बेई से हार गया और कह रहा होता है कि वाकई में इस जगह पर आने के बाद मैंने काफ़ी कुछ सीखा है और मुझे लग रहा है कि वाकई में बहुत ही ज़्यादा सही है। बेई बेई को देखते हैं जो कि काफ़ी अच्छे से उसे ट्रीट करता और कह रहा था कि वैसे अगर तुम्हारा डोमेन कंप्लीट हो जाता तो शायद से ऐसा होता ही नहीं और ना ही मैं आपसे ज़्यादा ग्रेट हो सकता था। अब यहाँ पर उसकी हम्बलनेस को देख के वांग शाओजी कहीं ना कहीं इम्प्रेस भी हो चुका होता है, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वांग शाओजी तुरंत ही कह देता है कि मैं टैंक सेक्ट को ज्वाइन करूँगा। ये सुनने के बाद तो यूहाओ को विश्वास ही नहीं हो रहा होता और कह रहा था कि क्या कहा तुमने, एक बार फिर से बताओ तो। जिसके साथ ही सारे ही लोग खुश हो जाते हैं और अब मास्टर शुआन को देखते हैं जो कि ये कहने लगे थे कि वैसे यहाँ पर ये जो अपना वांग शाओजी है वो यहाँ पर आया ही इसलिए था क्योंकि वो टैंक सेक्ट को ज्वाइन करना चाहता था और अब सारे ही लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील कर रहे थे। और अब मास्टर शुआन भी कह रहे थे कि ये जगह अपने होम की तरह लगती है। जिसके साथ ही अब यहाँ पर बेई बेई आगे बढ़ रहा था
और वो ये कहने लग जाता है कि चलिए अब इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर आपको क्या पोजीशन दी जानी चाहिए। तो वो ये कहने लग जाता है कि मुझे लग रहा है कि आपको टैंक सेक्ट का डिप्टी लीडर होना चाहिए और आप सोल गाइड एरिया के टॉप लीडर्स में से एक रहेंगे। ये सुनने के बाद तो अभी टीचर शुआन अपने बारे में सोच रहे थे कि क्या ये पोजीशन उनके लिए एक्यूरेट रहेगी, और थोड़ी देर तक सोचने के बाद वो तुरंत इस चीज़ के लिए हाँ कर देते हैं। ये सुन के सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे, लेकिन अभी टीचर शुआन अपने काम को लेके इतने ज़्यादा पैशनेट है कि वो इन सारी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और अब ये कहने लग जाते हैं कि वाह, लाओ मुझे वो ड्राइंग्स दे दो जो कि तुमने बनाई थी सोल गाइड से रिलेटेड। और वो टैंक सेक्ट के केस टूल भी हैं, जिसके साथ ही युहाओ ये कहने लग जाता है कि आप प्लीज़ मुझे फॉलो करें। हमें देखने के लिए मिलता है कि ये लोग अब अपने मेल हॉल के अंदर आ गए थे और वहाँ पे आने के बाद यहाँ पे सारे लोग खड़े हुए थे और अपने इंटेंशन के बारे में बता रहे थे कि इन इस वर्ल्ड के बारे में क्या करना है। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे ये लोग अपनी अपनी सीट्स पर आके बैठ चुके थे तो अब वापस से डिस्कशन स्टार्ट होता है, जहाँ पर अपना युहाओ का भाई कहने लग जाता है कि वैसे मानना पड़ेगा अपना टैंक सेक्ट डे बाय डे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और यहाँ पर अपना टैंक सेक्ट की तो बात ही अलग है। तभी यहाँ पर टीचर शुआन कहने लग जाते हैं कि वाओ, मेरे टैंक सेक्ट ज्वाइन करने से के बाद क्या तुम यहाँ पर सॉरी फील करते हो। लेकिन तभी वो कहने लग जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है। इससे तो ये बात साबित होती है कि सन एंड मून एम्पायर जो है डे बाय डे और भी ज़्यादा वर्स होता जा रहा है। साथ ही उसे सन एंड मून एम्पायर के बारे में याद करके और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। तो अब टीचर शुआन बताने लग जाते हैं कि जिंग होंगशेन की जो ऑफिशियल टीम है वो शू तियानरेन के पास में गई थी। बैटल के अंदर मल्टीपल एनिमीज जो थे उनके साथ में काफ़ी फियर्स लेवल का बैटल चल रहा था और यहाँ पर जो शू तियानरेन था उसके एम्बिशन बिल्कुल साफ है कि उसे इस वर्ल्ड को कॉन्कर करना है और वो ऐसा करके रहेगा। इतना सब कुछ हो रहा था, मुझे भी ज़बरदस्ती वो काम करवाए गए जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है और साथ ही काफ़ी कुछ वहाँ चल रहा है। ये सुनने के बाद तो अब अपना हुआ ये कहने लग जाता है कि टीचर शुए, आपको यहाँ पर रह के सिर्फ वही काम करना होगा जो कि आपको करना पसंद है। हम आपको किसी भी तरीके से फोर्स नहीं करेंगे कि आप ये काम करें या फिर वो काम करें और हम अपना बेस्ट देंगे आउटसाइडर के साथ में डील करने के लिए। तभी अब ये सुनने के बाद शुआन ये कहने लग जाते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे तुम बस एक शांत जगह दे दो जहाँ पर मैं आराम से अपनी रिसर्च कर सकूँ। जिसके साथ ही युहाओ कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वही लड़की आ जाती है जिसकी मदद युहाओ ने पहले भी की थी और यहाँ पर वो ब्लूप्रिंट लेकर आई होती है टैंक सेक्ट के हिडन वेपन का, जिसके बाद वो तुरंत ही मास्टर को दे देती है और जैसे ही वो उसे लेते हैं तो वो उस स्ट्रक्चर को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान थे और कह रहे होते हैं कि ये स्ट्रक्चर तो बहुत ही ज़्यादा अव्वल लेवल का है। जिसके साथ वो उसके स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें करने लगते हैं। वो तो तुरंत ही अपने वर्क के लिए चले गए थे और जाते ही अपनी रिसर्च को शुरू कर देते हैं और ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। वो अपनी रिसर्च को कर रहे होते और लगातार काफ़ी ज़्यादा रिसर्च उन्होंने कर ली थी और हमें देखने के लिए मिलता है कि अब जब इनफ रिसर्च इकट्ठा हो चुकी होती है तब युवा एल्डर्स के पास में आता और कह रहा था कि डियर एल्डर्स, आप इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। इसके अंदर जो टूल्स हमने बनाए हैं इनको क्विकली इस तरीके से बनाया गया है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स इन्हें आराम से यूज़ कर सकें। और कह रहा होता है कि वैसे मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सोल मास्टर और सोल गाइड जो है वो अजीब बात नहीं। साथ ही यहाँ पर वो ये भी कह रहा होता है कि मेरे हिसाब से तो हमने इन टूल को बनाने में काफ़ी मेहनत की है। टीचर काय भी उनको देख रही होती हैं तो वो टूल के बारे में बताते हुए कह रहा था कि अगर इसका इस्तेमाल कोई करेगा तो उसकी स्पीड जो होगी वो 1.5 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगी, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। टीचर काय उसकी बातों को समझने लग जाती है और कह रही थी कि युहाओ, ये जो सोल गाइड एरिया है वो यहाँ पर सोल मास्टर के एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स के लिए ही रहा है और मुझे ये बताओ कि आखिर तुमने क्या चाहा है। तभी युहाओ ये कहने लग जाता है कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये सारे के सारे टूल उन्हें उनके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से दिए जाएँ। तभी डीन कहने लग जाते हैं कि अगर ऐसी बात है तो अब से हमें इन सारी चीज़ों को स्टार्ट करना होगा। हम लोग यहाँ पर 2 नए गेस्ट को भी वुलोंग डिपार्टमेंट यानी कि आउटर कोर्टयार्ड के अंदर करेंगे और आगे बताते हुए कह रहे होते हैं कि हम उनका इंट्रोडक्शन देंगे और साथ ही सोल गाइड्स के बारे में भी पता चल जाएगा। इनर कोर्टयार्ड के जो डिसाइबल हैं वो इस स्पेशलाइजेशन का जो रूट है इसी को फॉलो करेंगे और अब सारे ही लोग उनकी बातों के बारे में विचार करने और वो अभी ये बोलने लग जाते हैं कि हमें इन सोल टूल का इस्तेमाल बहुत ही बढ़िया ढंग से करना होगा। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सोल गाइड व्हीकल बनाया गया था जो कि पहले से
जिससे काफ़ी ज़्यादा कम एनर्जी को एब्जॉर्व कर सकता था और ये यहाँ पर इसकी स्पीड 1/3 से भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होती है, जिसके चलते इसका प्राइस और भी ज़्यादा अच्छा और कम रखा गया था। टीचर शुआन ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की होती है, जिसके चलते लोग तो अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे होते हैं इन सोल टूल के अंदर। असल में टीचर शुआन ने वाकई में बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क किया है इन सारे टूल को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे लेके जाने के लिए। साथ ही उन्होंने यहाँ पर फ़ोन का जो मटेरियल था वो भी और भी ज़्यादा अच्छा बना दिया था और इसके प्राइस भी कम कर दिए थे और इससे कम्युनिकेशन किया जा सकता था 10 किलोमीटर तक, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ी बात थी। और इसके अलावा जो सीनियर गोंग यंगमो था वो भी यहाँ पर टैंक सेक्ट को ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि टैंक सेक्ट की तरक्की इतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ जो हो रही थी। इसके अलावा जो आउटर डिपार्टमेंट के बाकी सारे लोग थे वो भी यही सोच रहे होते हैं कि क्यों ना वो भी इस जगह पे आए और वो भी टैंक सेक्ट को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे थे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके। अकेडमी में काफ़ी अच्छा माहौल बना हुआ था, सभी लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे होते हैं। तभी बेई भी वहाँ पे आ गया था और वो यूहा और वांग दोंगार से बात करने लगा था और कह रहा होता है कि यूहा तुम ये मत भूलो कि हमारी फ़ाइट होने वाली है स्पिरिट कंटेस्टेंट के साथ में, वो भी 3 मंथ्स के अंदर, जिसके साथ ही हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक तरीके से एक मेन फोर्स जो कि एक टाइम पे ही रह सकती है, इसके बारे में बातचीत चल रही थी। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो जो बाकी सारे टूल्स थे उनकी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से डेवलपमेंट चल रही होती है। वक्त काफ़ी तेज़ी के साथ निकल रहा था और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अब टैंक सेक्ट का नाम और भी ज़्यादा रोशन हो रहा था। सारे ही लोग इन गैजेट की वजह से और भी ज़्यादा अच्छे से उन्हें जानने लगे हुए होते हैं। इसके अलावा अब यहाँ पर बेई और उसका फ्रेंड दोनों ही बात करते हुए जा रहे थे और कह रहे होते हैं कि जब से टीचर शुआन यहाँ पर आए हैं उन्होंने टैंक सेक्ट के एक पिलर की तरह काम किया है। उन्होंने टूल्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज़ किया, साथ ही डिस्प्ले पे रखा, जिससे कि टैंक सेक्ट की रिपीटेशन और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और हमें इतना ही ज़्यादा अच्छा सपोर्ट भी मिल रहा है बाकी सारे लोगों से। और साथ ही यहाँ पर यह भी कहने लगा था कि वैसे सोल आइसलैंड डिपार्टमेंट ने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को भेजा है स्टडी करने के लिए गॉड। साथ ही बेई को देखते हैं जो कि एंसेस्टर शाओया को याद कर रहा था और कह रहा होता है कि अब फाइनली जाके मैंने आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा किया है। अब वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर थर्ड ब्रदर लावा जाता है और ये सीन यहीं पे कट हो गया था, जिसके साथ हमें टैंक सेक्ट का सीन दिखाया जाता है। सारे ही लोग अब बैठे हुए थे अपनी अपनी चेयर के ऊपर और बेई को देखते हैं जो कि कह रहा था कि वैसे तो जितने भी एडवांस टाइप के कॉन्टिनेंट जो हैं वो सोल मास्टर एकेडमी सोल फाइटिंग कॉम्पिटिशन से हैं और ये कह रहा होता है कि वैसे कंपटीशन के अंदर काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है, सन एंड मून एम्पायर काफ़ी अच्छे से प्रोस्पेर हो रहा है। लेकिन इतनी ही देर में अब ये मास्टर शुआन लाओ को देखते हैं जो कि ये कह रहे थे कि वैसे मैंने यूथ मास्टर के लिए भी कुछ कंपटीशन रखा और उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम सारे ही मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनोगे। मैंने एक नए तरीके का सिस्टम स्थापित किया है। वो ये कहने लग जाते हैं कि वैसे 1000 ऑफ सेक्ट है मेन लैंड के अंदर, लेकिन इसके नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं वो एटलीस्ट डबल होने चाहिए। और कह रहे थे कि वैसे तुम्हें शायद ऑन्टोलॉजी सेक्ट के बारे में पता होगा, वैसे तो वो भी ज्वाइन करने वाले हैं। जिसके साथ ही यहाँ पर वो ये कह रहे थे कि वैसे मैंने एक नए तरीके का सिस्टम बनाया जिसके अंदर तुम्हें सेक्ट के और भी सारे डिसाइबल्स के साथ में फ़ाइट करनी होगी। बेई कह रहा होता है कि तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर मास्टर शुआन लाओ कहने लग जाते हैं कि ऑफ कोर्स। तो बेई ये कह रहा होता है कि वैसे हमें अपनी स्ट्रेंथ इम्प्रूव करने के लिए इस चीज़ को जल्द से जल्द करना होगा, जिससे कि हमारे अंदर और भी ज़्यादा एडवांस लेवल का कॉन्फिडेंस आए। जिसके साथ ही बाकी सारे लोग भी उनकी बातों को सुन रहे थे और मास्टर शुआन लाओ ये कहने लग जाते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम 7 के 7 लोग जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू कर लो। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ऑल्दो ये जो कंपटीशन सिस्टम है ये थोड़ा सा ट्रिकी है अकेडमी के लिए, क्योंकि अकेडमी के 2 साइड के लोग इसके अंदर फाइट करेंगे और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अच्छे तरीके से लो। ये तुम्हारे लिए कुछ बुरा नहीं है, तुम सारे ही लोग अपने टैंक सेक्ट से ही बिलोंग करते हो, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए फ़ाइट अरेंज कर दी है अपने टैंक सेक्ट के अंदर ही। ये सुनने के बाद काइटो खड़ा हो जाता और कह रहा था कि आखिर किस तरीके से आप इन चीज़ों को कह रहे हैं कि हमें टैंक सेक्ट के बिहाफ पे अपने ही लोगों से फ़ाइट करनी होगी। तभी वो यहाँ पर कह रहे होते हैं कि हाँ तुमने इसके बारे में बिल्कुल सही कहा, नेचुरली मैं तुम्हें फ़ाइट करने के लिए अपने टैंक सेक्ट की एक दूसरी टीम से फ़ाइट करवाऊँगा, जिससे कि तुम स्टैंड आउट करोगे और यहाँ पर लाइफ लॉन्ग स्ट्रेक 7 डेविस तो रहेंगे ही।
भले ही तुम किसी भी तरीके से या फिर किसी भी नाम से लेके पार्टिसिपेट करो, लेकिन अल्टीमेट जो नाम होगा वो उन्हीं का होगा। जिसके साथ ही वो ये कह रहे थे कि बच्चों में तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा खुश भी हूँ, क्योंकि अब घड़ी आ गई है और साथ ही सारे बच्चों को मोटिवेट कर चुके थे। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि बेई अब आगे बढ़ता है और तुरंत ही आगे बढ़ते हुए अब सारे ही लोगों के बिहाफ पे मास्टर से बात करने लग गया था और कह रहा होता है कि अनोनिमसली हम लोगों ने वैसे भी तंग सेक्ट के बिहाफ पे फाइट करनी ही है, और कह रहा होता है कि वैसे मैं काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश हो रहा हूँ, इस डिसीज़न को बिना सारे लोगों से पूछे हुए ले रहा हूँ क्यों, लेकिन मेरी सेल्फिशनेस इसके अंदर आ रही है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं इसको जीतूँ और यहाँ पर शाओया इसको देख ले। जिसके साथ ही सारे लोग समझ जाते हैं कि वो अभी उनको मिस कर रहा है और बहुत ही ज़्यादा सैड भी है। तभी यहाँ पर अपना हु यू हाउ आ जाता और उसे कह रहा था कि आखिर तुम इसके बारे में कैसे सोच सकते हो, हम सारे के सारे तुम्हारे साथ ही। और वो उसे कंसोल करने की भी कोशिश कर रहा होता है। जिसके बाद एक एक करके सारे लोग आ गए थे और वो सभी उसको इस बात की मेक श्योर करते हैं कि तुम परेशान क्यों हो रहे हो, हमें पता है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, वैसे भी हम ये जानते हैं कि तुम सिर्फ शाओया और साथ ही सिस्टर शाओटाओ की सेफ्टी को लेकर परेशान रह रहे हो, लेकिन इससे कोई भी बात नहीं है और हम लोग तुम्हारे साथ ही आगे फॉरवर्ड करना चाहते हैं। सभी उसे मोटिवेट कर दिए थे। तो फिर शुआन लाओ काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे और कह रहे थे कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, अब ये कॉम्पिटिशन बहुत ही जल्दी स्टार्ट होगा और मैंने इसके अंदर तुम्हारे अगेंस्ट फाइट करने के लिए अपनी अकेडमी के टॉप डिसाइबल्स को चुना है। वैसे भी हमारे यहाँ अकेडमी में टैलेंटेड लोगों की तो कमी नहीं है, वो तुम्हें डेफिनेटली शॉक कर देंगे और साथ ही जो कैप्टन है वो भी तुम्हें शॉक करेगी। जिसके साथ ही हमें सेकंड टीम दिखाई जाती है जहाँ पे अपने यू हार्स की टीम को फाइट करना था। इस टीम के अंदर ये सारे ही पावरफुल लोग थे जो कि कहीं ना कहीं यू हाओ को ज़्यादा पसंद नहीं करते, और साथ ही हमें वांग क्यूआर दिखाई जाती है जिसे स्पेशली इस टीम का कैप्टन बनाया गया होता है यू हाओ के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। जिसके साथ ही यहाँ पर मास्टर शुआन लाओ काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि इस तरीके से सारे ही डिसाइबल की एक अच्छे लेवल पे ग्रोथ भी होगी। जिसके बाद डायरेक्ट हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांग क्यूआर फाइट कर रही थी काइटो से। काइटो के पास में वेपन था तो वो तो अपनी कैनन से शूट कर रहा होता है, लगातार काफ़ी सारे शूट वो कर रहा था क्यूआर के ऊपर। क्यूआर अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए लगातार आगे बढ़ रही होती और उसके ऊपर अटैक कर रही थी, लेकिन काइटो धड़ाधड़ उसके ऊपर अटैक करे जा रहा होता। इवन एक साथ वो काफ़ी सारे अटैक्स को लॉन्च भी कर देता है, जिसके चलते यहाँ पर इस बार तो इतने ज़्यादा अटैक हो रहे होते हैं कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। सामने बिल्कुल डिस्ट्रक्शन हो चुका था और अब यू हाओ की टीम वाले यही सोच रहे थे कि काइटो इसको जीत जाएगा और काइटो को भी इस बात का पूरा कॉन्फिडेंस था। लेकिन तभी हमें वहाँ पे गोल्डन ड्रैगन देखने के लिए मिलता है और अब पलक झपकते ही वांग क्यूआर आ चुकी थी काइटो के पास में उसके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन फॉर्चुनेटली काइटो बच जाता है। लेकिन वांग क्यूआर अपना स्पीयर लेके काफ़ी शॉकिंग वे में आती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। काइटो अपने टूल की मदद से तुरंत ही खुद के लिए एक शील्ड बनाता है, साथ ही एक सील बना के खुद को प्रोटेक्ट भी कर लेता है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो अपने स्पीयर का इस्तेमाल करती है उस गोल्डन ड्रैगन स्पीयर की वजह से ही यहाँ पर काइटो के जितने भी टूल्स वगैरह थे वो सभी टूट के वहीं पे गिर जाते हैं, जो कि काफ़ी शानदार सीन भी होता है। काइटो को देखते हैं जो कि अब खुद ही अपनी हार को मान लेता है और अब यहाँ पर वांग क्यूआर की बारी थी जिसके साथ बाकी सारे लोगों को फाइट करना था। वांग क्यूआर की टीम वाले काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। वैसे तो अभी पूरे तरीके से अपनी वांग दोंगार हील नहीं हुई थी, जिसके चलते यू हाओ फाइट करने के लिए नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन बेई उसको ही कहता है कि तुम ही जाओ यू हाओ अकेले, इससे तुम्हें यहाँ पर वांग क्यूआर की स्ट्रेंथ के बारे में पता चलेगा। यू हाओ जाता है और जाते ही यहाँ पर वांग क्यूआर उसके ऊपर टूट पड़ती है। वो अपने स्पिरिचुअल सोल डिटेक्शन का इस्तेमाल भी करता है उससे बचने के लिए, लेकिन वो तो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव नज़र आ रही थी, कोई भी मौका नहीं छोड़ रही होती, लगातार अटैक पे अटैक करे जा रही थी। यू हाओ भी खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और उसे रोकने की भी, लेकिन यहाँ पर वांग क्यूआर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से अटैक कर रही थी। यू हाओ सोल शॉक का इस्तेमाल करता है जिससे कि कुछ वक्त के लिए यहाँ पर अब यू हाओ डोमिनेट कर सकता था और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए वो वहाँ से तुरंत ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सरप्राइजिंगली वांग दोंगार तुरंत ही उससे बच जाती है। यू हाओ वापस आता है अटैक करने के लिए, लेकिन अगेन उसके पास से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लेवल की गोल्डन ड्रैगन पावर रिलीज़ हो रही थी और यू हाओ भी खुद पीछे हट जाता है, जिसके साथ अब वो यहाँ पर स्नोगल की पावर का इस्तेमाल करने लग गया था। वो और स्नोगल दोनों ही मिलकर एक आइस टोर्नेडो क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर वांग क्यूआर को देखते हैं जो कि अपनी स्पिरिट रिंग का इस्तेमाल करने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही यहाँ पर
अपनी लिटिल क्यूटी पाई स्नो गर्ल यहाँ पर अटैक कर देती है और अब यहाँ पर उस गोल्डन ड्रैगन का खेल ख़त्म कर देती है। साथ ही यहाँ पर जैसे गोल्डन ड्रैगन वहाँ से गायब होता है तो वांग क्यूआ थोड़ी वीक नज़र आ रही थी। युवा मौके का फ़ायदा उठाते हुए तुरंत ही उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन काफ़ी एहतियात के साथ। जिसके बाद अब यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि वांग क्यूआ समझ गई थी कि युवा ने जान के उसके ऊपर अटैक नहीं किया और कह रही थी कि अगर तुम गलती से मेरे विटल पॉइंट के ऊपर अटैक कर देते तो शायद मेरे साथ काफ़ी गलत होता। और अब वो यहाँ पर खुद ही अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेती है और कहती कि डीन मैं यहाँ से जा रही हूँ अपने लोगों को लेके, क्योंकि अभी हमें प्रैक्टिस करनी है। तो उसके टीममेट्स सारे ही उसके पीछे पीछे चले जाते हैं, लेकिन तभी युवाओं का भाई वहाँ आ गया था और कह रहा होता है कि बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार तुमने परफॉर्मेंस दिया है युवाओं। लेकिन तभी युवाओं एकदम से शौक हो जाता है। असल में थियांग मैंग को होश आ गया था और युवाओं जैसे ही देखता है तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था और कह रहा था कि तुम फाइनली इतने ज़्यादा वक्त के बाद वापस आए हो, तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारा कितना इंतज़ार कर रहा था। असल में थियांग मैंग को देखने के लिए मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कह रहा था कि तुम इतने ज़्यादा परेशान क्यों रहे हो, मैं एक एम्परर हूँ, बिलियन ऑफ ईयर से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, तो तुम्हें इसके बारे में परेशान होने की इतनी ज़रूरत थी नहीं वैसे। जिसके बाद अब वो ये कहने लग जाता है कि चलो मुझे अब तुम्हारे साथ में सोल कॉन्ट्रैक्ट को ट्राई करना है, चलो फिर मैं तुम्हें अपनी सोल रिंग भी दूंगा और फिर उसके बाद मैं न्यू भी हो जाऊँगा, साथ ही इसको पूरी सेफ्टी के साथ भी करेंगे और फिर मैं तुम्हारे साथ मर्ज हो सकता हूँ, तो डेफिनेटली हम लोग सक्सीड इसके अंदर करेंगे और मेरी मिलियन ऑफ ईयर्स की कल्टीवेशन भी वहीं रहेगी। ये सोचने के बाद तो अब यहाँ पर युहाओ थोड़ा सोच में पड़ गया था, लेकिन अब युहाओं को इससे ज़्यादा सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिल सकता था और जो कि अपनी पूरी इच्छा के साथ में युहाओं का साथ दे सके। तो इसके चलते युहाओं काफ़ी ज़्यादा खुश भी नज़र आ रहा था। वो एक बार फिर से उसी एन्चांटमेंट को बनाता है जो कि पिछली बार उसने बनाई थी और फिर तुरंत ही गॉड इलेक्ट्रोलक्स के उसी त्रिशूल को समन करता है। हमें देखने के लिए मिलता है कि धीरे धीरे करके वो उसे सोर्ड के अंदर तब्दील करके उसे इस्तेमाल करता है और अब फाइनली जाके वो तियानमो के ऊपर उस प्रोसेस को स्टार्ट करता है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे डॉट डॉट आ रहे थे जो कि एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे होते हैं और अल्टीमेटली कनेक्ट होते होते वो पूरे तरीके से हो जाते हैं। और उसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि युंगमो काफ़ी ज़्यादा खुश था और कह रहा होता है कि वैसे जब बिंग बिंग उठ जाएगी तो उसके बाद वो और मैं मिलके दोनों ही तुम्हारे सोल बन जाएंगे और उसके बाद फिर हमारा कितना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हम दोनों हमेशा साथ में रहेंगे। और ये ख्यालात उसके दिल में आ रहे थे। तभी वहाँ पर हमारी स्नो गर्ल आ जाती है जो कि धीरे से उसके एयर को टच करती है और यहाँ पर वो वापस से अपनी स्नो वाइट की अपीयरेंस के अंदर आ जाता है और कह रहा होता है कि मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। इसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर युहाओ रात में वांग दोंगार को अपने साथ में लेके आता है और कह रहा होता है कि देखो आज मैं तुम्हें कुछ दिखाने वाला हूँ। वांग दोंगार तो उसके साथ साथ ही आ गई थी और कह रही होती है कि आखिर तुमने मेरी आइज़ को क्लोज कर रखी है, ऐसा क्या है। जैसे ही रूम के अंदर वो आती है तो युहाओ कह रहा था कि अपनी आइज़ को ओपन करो और उसके बाद जैसे ही वो अपनी आइज़ ओपन करती है तो अपने सामने लिटिल स्नो वाइट को देखती है, क्योंकि अब वो प्रोसेस युहाओ ने सक्सेसफुली कर लिया था। और कह रहा होता है कि ये देख रही हो तुम, ये आइस सिल्क वॉर्म है और अब से ये मेरे साथ में हो गया है। ये सब कुछ देखने के बाद तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी और यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि ये अपनी हरकतों से बिल्कुल नहीं सुधर रहा था और फ्लर्ट करते हुए कहता है, शर्माते हुए भाई साहब कहने लग जाते हैं कि तुम मुझे ब्रदर बोल सकती हो क्योंकि अब मेरे पास में एक न्यू सोल एबिलिटी है। और काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था, जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि युहाओ के पीछे उसकी सोल रिंग अपीयर हो जाती है जो कि एक खास तरीके की सोल रिंग नज़र आ रही थी। वो सोल रिंग देखने में काफ़ी ज़्यादा शानदार और पावरफुल लग रही थी क्योंकि ये न्यू प्रोसेस के थ्रू बनी थी और तुरंत ही युंगमो भी उसके अंदर होता हुआ चला जाता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि एक नई तरीके की शील्ड आगे आती है। युहा इस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान था और कह रहा होता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अलग चीज़ है, जिसके साथ ही युहा काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि अब अपनी लिटिल स्नो गर्ल यहाँ पर इधर आधर उसे चेक करती है, लेकिन न जाने क्यों ही वो उसको पंच से हिट करती है, जिसके बाद यहाँ पर स्नो वाइट भाई साहब की हालत ख़राब हो चुकी थी और कह रहा था कि अगर ये मेरे साथ में ऐसे करेगी तो फिर मेरी हालत तो ख़राब हो ही जाएगी। और हमें देखने के लिए मिलता है कि अब यहाँ पर अपनी वांग दोंगार काफ़ी ज़्यादा खुश थी सब चीज़ों को देखने के बाद। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अब फाइनली जाके स्नो वाइट कह रहा था कि मेरा काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क इसमें लगा है, लेकिन उसके बाद सडनली हम देखते हैं कि यहाँ पर अपनी वांग दोंगार जो होती है वो बेहोश हो गई थी और युहा तुरंत ही उसे अपनी लैब पे लेके बैठ गया था। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि सडनली इसको क्या हो गया और उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है। सो गाइस, इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।